मातरम, भारत माता की जय। किस प्रकार से चाइना षड्यंत्र कर रहा है, क्या घटनाक्रम हो रहा है, उसकी हम बातचीत करेंगे। और उसकी बातचीत से पहले अभी जो चीन कर रहा है, आपने देखा होगा न्यूज़ चैनल के अंदर खूब आ रहा है। पेनोंग लेक के बारे में आपने जानकारी की होगी, आपने ज़रूर देखा होगा, उसके बारे में ज़रूर सुना होगा। इसके साथ साथ डोकलाम के अंदर पिछले 2 साल तक, 2 साल पहले 2017 में बड़ा झगड़ा रहा। अभी जो आज हम बातचीत करते हैं वो थोड़ा सा भारत के मैप की एक बार बातचीत करेंगे, और मैप की बातचीत के बाद चाइना क्या कर रहा है उसकी हम बातचीत करेंगे। ये आप देख पा रहे होंगे, आप सामने देख रहे होंगे, ये मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, ये चाइना के सैनिकों ने, ये देखिए, ये जो एक आपने शब्द सुना होगा दौलत बाग ओल्डी, और ये गैलोवन रिवर। ये गैलोवन रिवर कहाँ है, ये आप भारत का मैप देख रहे हैं। इस भारत के मैप को आप जूम करते चले जाएं, जूम करते चले जाएं। देखिए ये जो मैप दिखाई दे रहा है, हमें जो इंडिया का मैप दिखाई दे रहा है, हमने पहले भी बातचीत की, ये सारा अभी कब्जा भारत के पास नहीं है, भारत के अधीन नहीं है। इसमें से ये वाला हिस्सा, ये वाला एक बड़ा हिस्सा, इसके ऊपर पाकिस्तान का कब्जा है, अवैध कब्जा। और ये जो यहाँ आप देख रहे हैं, ये हमारे भारत का मैप है। इस भारत के मैप में यहाँ पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, यहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल है पाकिस्तान के साथ, और यहाँ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है जहाँ पर आप झड़प देख रहे हैं। ये पेनोंग लेक है, और ये जहाँ पर ये जो आपको टिकारी देख रही है, ये गैलोवन रिवर है। अब ये इसको आप और बड़ा करेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। देखिए ये जो इलाका है, ये पहाड़ी इलाका है भारत का, ये जो इलाका है। अब इधर आप देखेंगे तो ये तिब्बत है। तिब्बत में क्या है, पठार हैं। पठार और पहाड़ में अंतर क्या है, पठार जैसे रेगिस्तान के अंदर आप रेत के टिब्बे देखते हैं ना, ऐसे ही वहां पर बर्फ के, पहाड़ की चट्टानों के, उसके बीच में थोड़ी थोड़ी दबी हुई मिट्टी के ऐसे पठार हैं। तिब्बत के पठार बोले जाते हैं, और हिमालय के ये पहाड़ बोले जाते हैं। तिब्बत को संसार की छत भी कहा जाता है। तो ये देखिए, आप यहाँ पर भी देख पा रहे होंगे, ये पहाड़ हैं, इनकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन करना, कुछ निर्माण करना मुश्किल है। पठार के ऊपर कंस्ट्रक्शन करना आसान है, तिब्बत में आसान है। क्यों आसान है कि तिब्बत के अंदर जो पठार हैं वो बहुत ऊंचे नहीं है, मतलब वो पठार एकदम बहुत हाइट के ऊपर नहीं होते, तो उसके ऊपर, पठार के ऊपर सड़क बनाना आसान है। तो तिब्बत ने 1962 के युद्ध में इस अक्साई चीन के ऊपर कब्जा कर लिया था। अभी ये जो जम्मू कश्मीर है, इसमें लेह को अलग रीजन बना दिया गया, जम्मू को अलग, श्रीनगर को अलग, और अब लेह को सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन करके एक तरीके से भारत ने चाइना को उत्तर दिया कि देखिए, ये सारा हिस्सा पहले भारत का था। चाइना ने दादागिरी दिखाते हुए गलत तरीके से 1962 में इस हिस्से के ऊपर कब्जा कर लिया। ये जो गैलोवन रिवर है, ये आप देखेंगे गैलोवन रिवर है ये, और गैलोवन रिवर के साथ साथ आप यहाँ इधर कोने में आएंगे तो यहाँ पर दौलत बेग ओल्डी के नाम से एक चौकी है, जो लास्ट चौकी बोली जाती है। यहाँ पर फिर कारकोरम का दर्रा है। तो इसमें अभी तक 20 दिन लगते थे यहाँ पहुंचने में। लेह से अगर किसी को यहाँ जाना हो, इसको पार करना हो, तो 20 दिन लगते थे। अभी भारत की सरकार ने, बीआरओ ने एक बड़ा काम करते हुए लगभग 250-300 किलोमीटर लंबी एक सड़क बनाई है, जो लेह को सीधा दौलत बेग ओल्डी से जोड़ती है। अब इस सड़क बनाने के बाद यहां से चाइना के पेट में दर्द होना शुरू हुआ। और ये आप देख रहे हैं, ये गैलोवन रिवर है। यहां पर अभी आपने देखा होगा कि यहाँ पर चाइना ने अपने सैनिकों को डिप्लॉय कर दिया। उन्होंने जो कीचड़ में चलने वाले ट्रक लाए हैं, और उन्होंने अपने सैनिकों को यहाँ पर डिप्यूट कर दिया, और एक तरीके से बॉर्डर के ऊपर टेंशन का माहौल कर दिया। एक तो यहाँ पर किया हुआ है, दूसरा कहाँ पर किया हुआ है, दूसरा आप नीचे देखेंगे तो ये देखिए पेनोंग लेक है। ये जो आपको दिखाई दे रही है ना, ये कर्जर जहाँ घूम रहा है, ये पेनोंग लेक है। ये 3 इडियट का एक वीडियो मैंने कल आपको भेजा था, वांचुंग का वीडियो जो 3 इडियट का एक जो कैरेक्टर होता है, उसका वीडियो मैंने कल आपको पोस्ट किया था। चाइना के बारे में उन्होंने बोला था। ये जो पेनोंग लेक है, इसके ऊपर लास्ट में वो शूटिंग होती है, करीना कपूर स्कूटर से आती है, वहां पर ये शूट किया जाता है। तो ये पेनोंग लेक है। ले से चलते हैं, देखिए आप यहाँ पर ले है, इस ले से पेनोंग लेक चलते हैं तो ये बहुत बड़ा रास्ता है। लगभग 2 दिन इसको चलने में लगते हैं। मेरा 2 साल पहले यहाँ पर जाना हुआ था। तो इस पेनोंग लेक में, ये आधी लेक चाइना के अंदर है, आधी भारत के अंदर है। इसके अंदर भी चाइना जबरदस्ती करता हुआ इस लेक के अंदर जबरदस्ती आ जाता है। यहाँ पर भी दोनों देशों के सैनिक आमने सामने हैं। दूसरा यहाँ पर दौलत बेग ओल्डी और गैलोवन रिवर के पास में दौलत बेग ओल्डी, यहाँ पर जो
भारत ने चौकी बनाई है, यहाँ पर जो सड़क बनाई है पूरी लेह से लेकर यहाँ पर सड़क बनाई है, उसको लेकर चाइना विरोध कर रहा है। अगले मैप में देखिए, पहले सड़क नहीं होती थी कोई, पहले कहीं आना जाना है तो कितना मुश्किल होता था, आप देख सकते हैं कोई सड़क नहीं। ये पहाड़ हैं, इन पहाड़ों के ऊपर से कैसे सेना मूवमेंट करती होगी आप अंदाजा लगाइए। ये आपने 2017 में देखा होगा, एक लिपू लेक का नाम आप बड़ा सुन रहे होगे। ये लिपू लेक क्या है, देखिए ये नेपाल है, नेपाल और ये पुराना तिब्बत है जो चाइना ने कैप्चर कर लिया। इस तिब्बत, नेपाल और भारत की जहां बाउंड्री लगती है वहां का ये एक स्थान है जिसको लेकर भारत और नेपाल के बीच में विवाद चल रहा है। इसके बारे में आज हम ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे, ये अगला, क्योंकि हमारा ये मानना है कि नेपाल और भारत एक ही माँ के बेटे हैं, इनको बातचीत से ये सारी चीजें सुलझा लेनी चाहिए और चाइना जो षड्यंत्र कर रहा है उस षड्यंत्र के भुलावे में नहीं आना चाहिए। ये नाथुला, ये देखिए ये सिक्किम है, ये भूटान है ऊपर। भूटान के विदेश के मामले और भूटान की सिक्योरिटी के मामले भारत देखता है। ये असम है, नीचे मेघालय है, फिर मणिपुर है, फिर नागालैंड है, उधर अरुणाचल प्रदेश है। तो ये देखिए ये सिक्किम है, सिक्किम के नीचे आप देखेंगे तो ये सिलीगुड़ी है। सिलीगुड़ी के यहाँ जब आप देखेंगे तो यहाँ पर भूटान और यहाँ पर नीचे बांग्लादेश आ जाता है, तो यहाँ पर इसको चिकन नेक बोलते हैं। ये भारत की वो गलियारा है जहाँ पर भारत बहुत कम, जो भारत की गैलरी है, जो एंट्री है, जो थल से जो जुड़ाव है वो बहुत कम हो जाता है, इसको चिकन नेक बोलते हैं, बहुत पतला हिस्सा जुड़ा रहता है। तो ये डोकलाम के ऊपर देखिए नाथुला है, नाथुला के पास में यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर डोकलाम है। नाथुला से थोड़ा सा ऊपर आप जाएंगे ना तो ये डोकलाम है, ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है ना, ये डोकलाम है। तो यहां पर 2017 में विवाद रहा था। चीन, यहां पर चीन की सेना यहां पर देखिए अंदर यहां तक उसकी सड़क आई हुई है, यहां से रेल लाइन और सड़क वो बिछाना चाह रही थी ताकि यहां पर कैप्चर करके, ये सिक्किम का जो इलाका है, सिक्किम के ठीक नीचे देखिए चिकन नेक है। तो चीन की साजिश क्या है कि यहां पर वो बढ़त बनाकर जब चाहे वो भारत को नॉर्थ ईस्ट के साथ काट दे। अब चीन के साथ नाथुला में, डोकलाम में, और इधर ऊपर हम बात करें तो चुशूल में, पेनोंग लेक में, दौलत बेग ओल्डी में, गैलोवन रिवर में, और इधर आप देखेंगे तो ये इधर देखिए अरुणाचल प्रदेश जो है, इस अरुणाचल प्रदेश के ऊपर भी चीन अपना हक जमाता है। इस अरुणाचल प्रदेश में आप देखेंगे तो एक स्थान है त्वांग, इस त्वांग वाले स्थान के ऊपर अरुणाचल प्रदेश अपना कब्जा जमाता है और बार बार यहाँ पर झगड़ा करने की, यहाँ पर दिक्कत करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर जब 1962 का युद्ध हुआ था तो इस अरुणाचल प्रदेश के एक बड़े हिस्से के अंदर चाइनीज आर्मी घुस आई थी। ये देखिए ये मैप में आपको और साफ दिखाई देगा। पेनोंग लेक है, 5 मई से लगातार झड़प चल रही है। फिर नाकुला सेक्टर में, सिक्किम के पास ये नाकुला सेक्टर है। फिर उसके बाद डोकलाम में विवाद हुआ था 2017 में, 73 दिन तक सेनाएं आमने सामने खड़ी रही थी, भारत भी पीछे नहीं हटा था तो चाइना को पीछे हटना पड़ा था। ये आप देख सकते हैं, ये आपको यहाँ की पोजीशन आपको दिखाई दे रही है कि जो झगड़ा है अभी चाइना के साथ बॉर्डर के ऊपर चल रहा है, दौलत बेग ओल्डी के पास। जो ये देखिए दौलत बेग ओल्डी है, ये लास्ट चौकी है। ये दौलत बेग ओल्डी, इसका नाम कैसे चला? इसका नाम पड़ा दौलत बेग ओल्डी। दौलत बेग नाम का एक बहुत धनी व्यापारी 16वीं शताब्दी में इस दर्रे को, कारकोरम के दर्रे को व्यापार के लिए पार करने के लिए जा रहा था, उसकी यहाँ पर मौत हो गई थी। यहाँ पर मौसम देखिए बहुत ख़राब रहता है, 16,000 फीट की ऊंचाई है, लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई में ऑक्सीजन कम हो जाती है। आप वैष्णो देवी, शिमला वगैरह जाते हैं तो इनकी कुछ भी ऊंचाई नहीं है उसके सामने, उससे तो लगभग ये 8,000, 9,000, 10,000 की ऊंचाई में सिमट जाते हैं, तो उससे काफ़ी कम ऊंचाई है। इस दौलत बेग ओल्डी के स्थान पर यहाँ पर भारत ने चौकी बनाई है। भारत ने यहाँ पर लेह से लेकर यहाँ पर देखिए, लेह से लेकर यहाँ पर भारत ने लगभग 250-300 किलोमीटर की एक सड़क बनाई है। ये सड़क कोई सिविलियन के काम आने वाली नहीं है। बीआरओ ने जो ये सड़क बनाई है ये मिलिट्री के लिए है। यहाँ पर चाइना के पेट में इसलिए दर्द हो रहा है कि ये सड़क बन गई है, तो यहाँ पर एयर बेस बनाया है भारत ने। उस एयर बेस में वो हेलीकॉप्टर उतार सकता है, फाइटर जेट उतार सकता है। तो चाइना को ये लगता है कि भारत कभी भी हमला भी कर सकता है और हम हमला करें तो जवाब दे सकता है। 1962 को क्या हुआ था? 1962 में भारत की स्थिति ये थी कि भारत के पास ना हथियार थे, भारत के पास ना उत्तर देने के लिए अच्छे साजो सामान थे, ना सड़कें बनी हुई थी। और 1962 के बाद आपको आश्चर्य होगा, लगभग 50 सालों तक भारत ने पूरे ये जो आप जितना भी इलाका देखते हैं ना,
ये जितना इलाका मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है मैप में, इस मैप में आपको जितना इलाका दिखाई दे रहा है, ये जो इलाका है आप देखिए, यहाँ पर जहाँ जहाँ चाइना की बॉर्डर लगती है उस चाइना के बॉर्डर में यहाँ पर ये जो इलाका है, इस इलाके के ऊपर भारत ने कोई सड़कों का निर्माण नहीं किया। ये जो यहाँ पर इलाका चाइना जहाँ पर लगता है, पूरे अरुणाचल प्रदेश में सिक्किम में ये जो बॉर्डर का इलाका है, ये बॉर्डर के इलाके में मुझे बहुत दुख होता है। मैं बहुत बार गुवाहाटी से ईटानगर गया हूँ, मैं गुवाहाटी से तवांग गया हूँ, ये देखिए असम के गुवाहाटी से ये तवांग में गया हूँ, ईटानगर में गया हूँ। तो यहाँ पर जब हम जाते हैं तो यहाँ पर रोड अच्छी नहीं बनाई हुई, पुल अच्छे नहीं बनाए हुए। अपना कोई सैनिक वहाँ पर घायल हो जाए या वापस उतरना चाहे, कोई सामान अपना मिलिट्री का कोई टैंक कोई तोप यहाँ से अगर वहाँ भेजनी हो, ईटानगर से गुवाहाटी से यदि तवांग के बॉर्डर पर भेजनी हो तो कम से कम 8 से 10 दिन का समय चाहिए। रोड इतनी ख़राब है, जब बारिश होती है तो और ख़राब हो जाती है। और हेलीकॉप्टर से वहाँ से यदि कोई घायल सैनिक हो जाता है तो हेलीकॉप्टर से उसको एयरलिफ्ट किया जाता है। वहाँ के सैनिकों ने रो रो कर एक तरीके से दुखी स्वर में ये बताया, उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर भगवान ना करे कोई सैनिक बीमार हो जाए या कोई घायल हो जाए तो उसको यदि मान लीजिए कि मौसम खराब है, हेलीकॉप्टर फ्लाई नहीं कर रहा, तो उस सैनिक को हम मेडिकल एड जो वहाँ पर उपलब्ध है वो फर्स्ट एड दे सकते हैं, लेकिन उसको कोई बड़ी मेजर मेडिकल एड चाहिए तो उसको नीचे लाना पड़ेगा। तो नीचे लाने में ही 4 दिन 5 दिन 6 दिन 10 दिन तक लग सकते हैं। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ 4-5 साल पहले की। तो ऐसी स्थिति यहाँ की रोड पर थी। तो ये रोड की स्थिति के बारे में जब मैंने पता किया कि यहाँ पर भारत रोड क्यों नहीं बना रहा, तो बड़ा आपको आश्चर्य होगा कि ये कहा गया कि भारत यहाँ पर इसलिए रोड नहीं बना रहा क्योंकि भारत यदि यहाँ पर रोड बना लेगा तो चाइना जब कभी हमला करेगा तो तेजी से अंदर घुस आएगा। मतलब क्या है कि भारत चाइना धीरे से आक्रमण करके अंदर धीरे धीरे आए, उसकी स्पीड कम रहे, इतने गहरे डिफेंसिव मोड में रहा है। इतनी हमारे नेतृत्व ने राजनीतिक अदूरदर्शिता का परिचय दिया है। राजनीतिक तौर पर उन्होंने ये दिखाया है कि कितना बड़ा ब्लंडर हमारे भारत के लोगों ने किया है। ये देखिए पूरा आपको ये मैप दिखाई दे रहा है। ये देखिए ये दौलत बेग ओल्डी है, आपको इस मैप में और अच्छे से दिखाई दे रहा है। ये दौलत बेग ओल्डी है। यहाँ पर ये LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये अक्साई चीन है, ये भारत का होता था। ये देखिए भारत का जो मुकुट है ना, हमें मैप में ये दिखाया जाता है, लेकिन अभी चाइना के साथ जो लड़ाई हो रही है वो यहाँ नहीं हो रही जो हम मैप में देखते हैं। दुख की बात यह है कि ये लड़ाई यहाँ पर हो रही है। पेनोंग लेक में चाइनीज लोग, इतना तो उन्होंने कब्जा कर लिया जबरदस्ती, अब इसके ऊपर भी कब्जा करके वो कहते हैं कि पूरा लेह लद्दाख हमारा है। इसके ऊपर जबरदस्ती सीमा का निर्धारण नहीं होने देते। भारत के लोग यदि कहते हैं कि हम यहाँ कोई पत्थर लगा लें, हम कोई बाड़ लगा लें, हम यहाँ पर कोई मार्केशन कर लें। 2003 से जब अटल बिहारी वाजपेयी जी चाइना में गए तो उन्होंने कहा कि भारत और चाइना के बीच में जितनी सीमा है उसको एक बार निर्धारित कर लिया जाए, उसकी एक बार डिमार्केशन कर ली जाए, ताकि ये रोज रोज जो सीमा के ऊपर झड़प होती हैं, सीमा के ऊपर जो विवाद होते हैं वो ना हो। लेकिन चाइना ने पिछले 17 सालों में इसको नहीं किया। क्यों? क्योंकि चाइना के मन में चोर है। वो चोर क्यों है? क्योंकि चाइना चाहता है कि डिमार्केशन हो जाएगा तो हम इस हिस्से के ऊपर कब्जा नहीं कर पाएंगे, डिमार्केशन नहीं है तो हम हर हिस्से को विवादित कहते रहेंगे और धीरे धीरे जब भी मौका लगेगा जमीन को कैप्चर करते चले जाएंगे। 70 सालों में क्या हुआ आजादी के, आपको जानकर आश्चर्य होगा और दुख होगा। इतना दुख होगा कि इन 70 सालों में हमने, जैसे ले यहां पर है, इस ले से इस वाले रीजन में जो सड़कें हैं वो हमने सड़कें नहीं बनाई। क्यों नहीं बनाई? क्योंकि हमें लगता था कि हमने यदि सड़क बना दी, चाइना ने आक्रमण किया तो चाइना के टैंक, चाइना की मशीन, मिलिट्री बहुत तेजी के साथ अंदर आ जाएगी। हद है डरपोक होने की, हद है अदूरदर्शिता की, हद है किसी देश को गुलाम बनाने की साजिश करने की। ये साजिश अपने देश में काराकोरम का पास है। जो यात्रा 20 दिन में पूरी होती थी, इस दौलत बेग ओल्डी के क्षेत्र में जो भारत ने सड़कें बनाई हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को देखकर चाइना तिल मिलाया हुआ है। और वो अब ये दौलत बेग ओल्डी की चौकी के ऊपर क्या कहता है, जैसे यहाँ पर वो गैलोवन रिवर है, पहले चाइना ये कहता था कि गैलोवन रिवर से इधर वाला हिस्सा चाइना का है, लेकिन अब चाइना क्या कहता है कि गैलोवन रिवर से इधर वाला हिस्सा भी चाइना का है। वो क्या कहता है कि जो दौलत बेग ओल्डी की जो चौकी है, ये चौकी भी हमारे एरिया में पड़ती है। चाइना का मंसूबा क्या है कि यहाँ पर तनाव पैदा करके बार बार वो ये कहे कि ये तो धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ, पहले
अभी आधे हिस्से के ऊपर कब्जा किया, फिर वो कहता है कि ये लेक तो यहाँ पर है, फिर यहाँ तक है। वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके वो हर बार घुसपैठ करता चला जाता है, अपने टेंट लगाएगा, अपने सैनिकों को पहले गश्त करने के लिए भेजेगा, गश्त करने के बाद फिर वहां पर वो दीवार के ऊपर कुछ लिख देंगे, कुछ झंडा गाड़ देंगे, उसके बाद फिर वो अस्थाई टेंट लगाएंगे, फिर वो स्थाई टेंट लगाना शुरू कर देते हैं, फिर वो बंकर बनाना शुरू कर देते हैं, फिर वो कहते हैं कि यहां तक तो हमारा है, अब और पीछे तक हमारा है। तो जैसे एक गुंडा जो गुंडागर्दी करता है ना, एक गुंडा, एक लुटेरा, वैसा चाइना करता है। तो ये आपको दौलत बेग ओल्डी, यहां पर चाइना को पेट में दर्द इसलिए कि यहां पर भारत ने सड़कें बनाई हैं। अब से पहले 1962 के बाद सड़कें कभी नहीं बनाई गई। ये आप देख रहे हैं कि ये आपको और मैप में दिखाई दे जाएगा। ये देखिए, ये अक्साई चीन है जिसके ऊपर कब्जा कर लिया, ये एलएसी है, ये पीओके है। ये देखिए, अभी भारत की सेना यहां पर है, ये जो कर्जर मेरा घूम रहा है ना, यहां पर भारत की सेना है। देखिए, भारत की सेना यहां पर है, ये भारत की सेना है। देखिए, भारत माता का मुकुट ये है। हम कहां पर खड़े हैं? हमारे बॉर्डर के ऊपर। ये हमारा अभी आज की लाइन ऑफ कंट्रोल है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान का इस हिस्से के ऊपर जबरदस्ती कब्जा है। और मैं आज, आपका एक बयान आया है राजनाथ सिंह जी का, जब किसी पत्रकार ने पूछा कि आप इस पीओके को वापस ले सकते हो क्या, तो राजनाथ सिंह जी ने कहा कि हाँ ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते। और आप देखिए, सेना प्रमुख का बयान आया है, पिछले 6 महीने के बयानों को आप रीड करेंगे बहुत गहराई के साथ, तो सेना प्रमुख का बयान आया है। हमारे गृह मंत्री जी ने जब धारा 370 खत्म की और जब विपक्षी दलों ने संसद में यह मुद्दा उठाया कि अक्साई चीन के बारे में और पीओके के बारे में आप क्या कहते हैं, तो संसद में गृह मंत्री जी ने खड़े होकर कहा था कि हम इसके लिए जान दे देंगे। और जब हम जम्मू कश्मीर कहते हैं तो उसके अंदर अक्साई चीन भी है, उसके अंदर पीओके गिलगित बाल्टिस्तान है, और इसके अंदर मुजफ्फराबाद का एरिया है। ये देखिए, यहाँ पर टेररिस्ट के कैंप चलते हैं सारे, जिनके ऊपर भारत सर्जिकल स्ट्राइक करता है। ये जो इलाका है ना, जो भारत का ही है, भारत के अंदर है, जबरदस्ती पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है। तो यहाँ पर ये अक्साई चीन है। अभी अक्साई चीन का जो अभी विवाद चल रहा है, आज हम बात करें। देखिए, सियाचिन ग्लेशियर है, सियाचिन की भी कहानी हम एक दिन बात करेंगे। सियाचिन है, -50 डिग्री होता है। यहाँ पर एक परमवीर चक्र दिया गया था, एक चौकी थी कायदे आजम की, तो हमारे जम्मू कश्मीर के एक जाबांज परमवीर चक्र विजेता थे, जो सिख समुदाय से थे, उनको परमवीर चक्र दिया गया था। तो ये कारकोरम पास है, यहाँ पर दौलत बेग ओल्डी ये है। ये देखिए, अक्साई चीन है। यहाँ पर अभी चाइना ने कब्जा 1962 में कर लिया था। अभी चाइना क्या करता, पेनोंग लेक के ऊपर यहाँ झगड़ा करता, चुशुल के ऊपर झगड़ा करता है, फिर यहाँ पर दौलत बेग ओल्डी के ऊपर करता। मतलब क्या है? मतलब साफ है कि चाइना पहले यहाँ पर गश्त बढ़ाता है, उसके बाद चाइना यहाँ पर धीरे धीरे कहता है कि हमारी बॉर्डर तो ये नहीं है, हमारा बॉर्डर तो ये है। थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है, और आगे बढ़ते बढ़ते चाइना दादागिरी दिखाते हुए, एक तरीके से चाइना का उद्देश्य ये है कि वो ले तक पूरी इस तिब्बत के ऊपर, लेह लद्दाख के ऊपर, इसके ऊपर कब्जा कर ले। लेकिन अभी भारत की सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला करते हुए, जैसे ही लेह को सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर लिया, केंद्र शासित प्रदेश बनाया, तो उसके बाद चाइना की उम्मीदों को बहुत बड़ा झटका लगा है। क्यों लगा है? क्योंकि यदि सेंटर इसको सीधा सीधा देखेगा तो चाइना के मंसूबे कामयाब नहीं हो सकते। ये देखिए, विवाद के ऊपर एक और मैप है। अब देखिए, वहां पर झगड़ा और झड़प कैसे होती है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इस प्रकार से जबरदस्ती घुस के आ जाते हैं सैनिक। अब जो घुस के आते हैं तो इनको हमारे सैनिक इनको बाहर निकालते हैं, बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे। अब क्या है कि कोशिश करते हैं कि लड़ाई बढ़े नहीं, लड़ाई बढ़े नहीं, तो इनको बिना हैंड को टच किए, देखिए चाइनीज सैनिक दादागिरी कर रहे हैं, हमारे क्षेत्र में घुस रहे हैं, और हमारे सैनिक इनको बाहर धकेल रहे हैं। देखिए, बंदूकों का प्रयोग नहीं कर रहे, हाथ का प्रयोग नहीं कर रहे, छाती के साथ छाती अड़ाकर उनको पीछे धकेलने का काम हो रहा है। वो जबरदस्ती आते हैं गश्त करने के लिए, तो उनको पीछे धकेलते हैं। अब इन सारी बातचीत के बीच में जब हमारी भारतीय सेना बार बार बातचीत करती है और ये कहती है कि इस मुद्दे को सुलझा दिया जाए, इस मुद्दे का बैठकर समाधान कर लिया जाए, तो चाइना राजी नहीं होता। क्यों राजी नहीं होता? देखिए, अब ये पठार है ना, यहां पर कोई डिमार्केशन नहीं है, कोई भी डिमार्केशन नहीं है। 1962 के बाद 1967 का जो युद्ध हुआ, उस 1967 के युद्ध में हमारे भारत के सैनिक तार लगा रहे थे। अब तार लगा रहे थे तो चाइना के सैनिकों ने सोचा कि यदि तार लग गई, डिमार्केशन हो गया,
तो उसके बाद तो वो घुसपैठ कर नहीं सकते। तो दादागिरी चाइना दिखाता है, और दादागिरी किस तरीके से दिखाता है आप इस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं किस प्रकार से हमारे भारतीय सैनिक वहां पर संघर्ष करते हैं गोली चलाए बिना, क्योंकि गोली चलाएंगे तो तनाव बढ़ जाएगा। तो बिना गोली चलाए उनको अपने सीने के सहारे धकेल धकेल कर उनको अपने क्षेत्र से जबरदस्ती जब वो आते हैं तो उनको बाहर निकालते हैं। तो ये कहां पर हो रहा है? ये दौलत बेग ओल्डी नाम की सड़क है, यहां पर सारा झगड़ा हो रहा है। मुर्गों के बाद ये गैलोवन रिवर है और यहाँ पर दौलत बेग ओल्डी है, ये सियाचिन का ग्लेशियर है, यहाँ पर ये सारा झगड़ा हो रहा है। राजनाथ सिंह जी ने आज कहा है कि पीओके जो भारत का पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसको हम ले सकते हैं, उसके ऊपर नियंत्रण कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, और ऐसी संभावनाओं से कोई इनकार नहीं है। अभी देखिए रक्षा मंत्री जी का बयान आया है, सेना प्रमुख का बयान आ चुका है, प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी कह चुके हैं कि 70 सालों से पाकिस्तान ने उसके ऊपर कब्जा जमाया हुआ है, हम उसको वापस लेंगे और हमें वो वापस लेना चाहिए। अब ये सारे घटनाक्रम क्या हो रहे हैं कि यदि कोई बीच में आपको 6 महीने 1 साल के अंदर ये खबर मिले और सेना ने कहा है कि ये हमारे लिए 10 दिन का काम नहीं है, 2 दिन का काम है पीओके को वापस लेना। इमरान खान अभी बाल्टिस्तान का दौरा करके आया है, जो मुजफ्फराबाद बनाया हुआ है जो पीओके के अंदर है उसका राष्ट्रपति गुहार लगाता है, यूएन के अलग अलग मंच के ऊपर पाकिस्तान बिलबिला रहा है, उसको लग रहा है उसको, क्योंकि इंटरनल रिपोर्ट है कि भारत कुछ बड़ा करने वाला है, पीओके उसके हाथ से निकलने वाला है। तो ये सारी चीजें हो रही हैं। अभी दूसरी चीज, भारत और चीन के बीच में ये जो सीमा विवाद है ये बढ़ा क्यों है, और इस सीमा विवाद में ट्रंप ने अभी देखिए 2 दिन पहले क्या कहा कि मेरी मोदी जी से बातचीत हुई है, उसने कहा कि भारत और चीन चाहें तो मैं इन दोनों के सीमा विवाद का निपटारा कर सकता हूं। मतलब वो जबरदस्ती सरपंच बन रहे हैं, चाइना भी नहीं चाहता, भारत भी नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहता? क्योंकि एक बार यदि ट्रंप को सरपंच बना लिया, किसी बाहरी तीसरे व्यक्ति को सरपंच बना लिया, तो ये जो सीमा विवाद है ये किसी दौलत बेग ओल्डी में किसी एक नहीं है, गैलोवन रिवर में किसी एक जगह नहीं है, ये जो विवाद है ये कई जगह है। तो हम किसी बाहर के व्यक्ति की मध्यस्थता को स्वीकार करते हैं तो ये अपने देश को कमजोर करने वाली बात है। तो चीन भी नहीं चाहता, भारत भी नहीं चाहता, और दूसरे किसी को मध्यस्थ हम मीडिएटर बनाएं, उसकी बात नहीं माने तो उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। तो चीन ने भी नकार दिया है, भारत ने भी नकार दिया है। चीन ने वहां पर दादागिरी दिखाते हुए सैटेलाइट की इमेज से ये पता लगा कि वहां पर अपने सैनिक तैयार कर दिए हैं दौलत बेग ओल्डी में, जो गैलोवन रिवर है, उस गैलोवन रिवर के बगल में। भारत के ऊपर दबाव बनाया कि दौलत बेग ओल्डी के पास आप ये जो सड़क बना रहे हो, देखिए भारत ने अभी कुछ साल पहले ये एक सर्वे किया कि लेह लद्दाख में जहां चाइना का बॉर्डर लगता है, जहां पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है, सिक्किम के अंदर, अरुणाचल प्रदेश के अंदर ऐसी कौन कौन सी जगह हैं जहां पर बहुत जरूरी है कि तत्काल सड़क बनाई जाए। तो ऐसे लगभग 73 स्पॉट ऐसे आइडेंटिफाई किए गए कि यहां पर सड़क होना बहुत आवश्यक है। यहां पर यदि सड़क नहीं होगा, पुल नहीं होगा, तो भारत की सेना कभी भी अपने बॉर्डर की हिफाजत नहीं कर पाएगी। तो अभी भारत की सरकार ने, उसमें तत्कालीन सरकार भी है, उसमें पहले वाली सरकार ने भी कुछ काम किया है। 2003 से ये कार्यक्रम शुरू हो गया था, 3-4 से। तो ये काम करके 73 स्पॉट जो आइडेंटिफाई किए थे उसका काम हो जाना चाहिए था 11, 12, 13 तक, लेकिन तब तक नहीं हुआ। अब तक वो 75% काम हो चुका है। कई जगह तो ऐसे ऐसे पुल बनाए हैं जहां पर पुल बनाने लगभग नामुमकिन थे, लगभग मुश्किल थे। तो भारत ने ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो बॉर्डर के ऊपर डेवलप किया है उससे चीन के कान खड़े हुए हैं। चीन ने देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर कब डेवलप किया? 20 साल पहले डेवलप कर लिया चीन ने। ये जो अक्साई चीन है ये हमारा था 1950 में, 1962 के युद्ध से पहले उसने 1950 में हमारे अक्साई चीन में, जो आज का अक्साई चीन है, उस समय जो हमारा भारत का लेह लद्दाख होता था उसके अंदर सड़क बना ली थी। और दुख की बात यह है कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जी को ये खबरें कई साल बाद पता लगी कि चीन ने तो भारत की सीमा के अंदर आकर सड़क बना ली है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी उस समय चेते होते, उस समय यदि इसी प्रकार से अड़े होते कि हम आपको आगे नहीं आने देंगे, तो चीन इस प्रकार से हमारे अक्साई चीन के ऊपर कब्जा नहीं कर पाता। वो इसीलिए कि उस समय हमारे प्रधानमंत्री जी सफेद कबूतर उड़ाते रहे, शांति की बात करते रहे, पंचशील के सिद्धांत देते रहे। तो ये सारा झगड़ा यहां पर चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर आगे कहा कि मेरी मोदी जी से बातचीत हुई है, मोदी जी का मूड बहुत खराब है चाइना के इस सीमा विवाद के मुद्दे पर। अब कमाल की बात देखिए, कल ये बयान आता है हमारे भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से, जब उनसे पूछा गया कि क्या ट्रंप और मोदी जी के बीच में कोई बातचीत हुई है,
तो भारत के विदेश मंत्रालय ने यह कहा है कि ट्रंप और मोदी जी के बीच में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन के बारे में जो 25-30 दिन पहले उसकी सप्लाई को लेकर बातचीत हुई थी, उसके बाद कोई बातचीत नहीं हुई। तो एक तरीके से ट्रंप ने सरेआम अमेरिका के राष्ट्रपति होते हुए झूठ क्यों बोला? इन सारी चीजों के बीच में देखिए बीच में क्या बयान आए हैं, माइक पोम्पियो से लेकर यूएसए के कई जो बड़े अधिकारी हैं उनके बयान आए हैं कि चाइना भारत के अंदर दखल दे रहा है, चाइना और भारत के अंदर झगड़ा चल रहा है, सीमा विवाद चल रहा है। और वो जो उनके बयान है वो भारत के लिए कोई भारत की अच्छाई के लिए नहीं है। वो निश्चित तौर पर भारत का अच्छा नहीं चाहते। वो चाहते हैं, देखिए आज लड़ाई दादागिरी की है, लड़ाई वर्ल्ड पावर की है, लड़ाई वर्ल्ड इकोनॉमी की है। लड़ाई ये है कि कौन दुनिया का सुप्रीम अथॉरिटी बनेगी, कौन दुनिया का लीडिंग कंट्री बनेगा। चाइना अमेरिका उसकी कुर्सी के ऊपर था। 2008 में जो मंदी आई उसके बाद से अमेरिका का झंडा डाउन है, अमेरिका की सिचुएशन खराब है। चाइना की सिचुएशन ज़्यादा अच्छी है। चाइना की अच्छी सिचुएशन में चाइना ने अपनी मिलिट्री से लेकर, अपने ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग से लेकर, अपनी जीडीपी से लेकर, अपने चेक डिप्लोमेसी से लेकर, अपने डेट डिप्लोमेसी से लेकर कई देशों के अंदर से छोटे छोटे देशों को अपने पाले में किया हुआ है। और एक तरीके से चाइना ये सोचता है कि मैं पहले तो एशिया का लीडर बनूं और उसके साथ साथ वर्ल्ड लीडर बनूं। तो इस कोरोना के संकट में भी चाइना अपनी मिसाइल को टेस्ट कर रहा है, चंद्रयान छोड़ रहा है, परमाणु बम का परीक्षण कर रहा है, ताइवान के ऊपर कब्जा जमा रहा है, हांगकांग के अंदर कब्जा जगा रहा है, साउथ चाइना सी के अंदर आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहा है। इन सारी चीज़ों के बीच में WHO को अपनी उंगलियों के ऊपर नचा रहा है। WHO के मिस्टर टूड्रोस वही कहते हैं जो चाइना उनसे कहलवाना चाहता है। और अभी आज तो एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि आज ट्रंप ने, अमेरिका ने पहले WHO के ऊपर आरोप लगाया कि उसने इस कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने में उसने 72 दिन का समय लिया। 31 दिसंबर को उनको जानकारी मिली, पूरा जनवरी निकाल दिया, पूरा फरवरी निकाल दिया, 12 मार्च को इसकी घोषणा की। तो उन्होंने सीधे सीधे कहा कि ये चाइनीज वायरस है, ये वुहान वायरस है। उसके बाद सीधे सीधे ट्रंप की हम बात करें तो ट्रंप ने आगे जो वो फंडिंग देते थे WHO को, वो फंडिंग रोक दी पिछले 15 दिन पहले। और आज तो ट्रंप ने सरेआम सीधे सीधे कह दिया है कि मेरा अब अमेरिका का WHO के साथ कोई संबंध नहीं है। और अमेरिका का ये कहना कि WHO के साथ कोई संबंध नहीं है, तो एक तरीके से WHO नाम की कोई संस्था विश्व में अब कोई प्रभावशाली या ऐसी संस्था नहीं है जो पूरी दुनिया को स्वास्थ्य के मामले में लीड कर सके। तो एक तरीके से WHO की पूरी भूमिका को डाइल्यूट करने का काम अमेरिका ने आज किया है। इन सब के बीच में आज हम चाइनीज वायरस की, वुहान वायरस की, WHO की बहुत अधिक बातचीत नहीं करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं चीन की और भारत की। तो इसके बीच में ट्रंप ने झूठ क्यों बोला कि मेरी मोदी जी से बात हुई है और मोदी जी बहुत गर्म मूड में है। ये बयान जैसे ही अमेरिका ने दिया कि मैं इसका मीडिएटर बन सकता हूं, मैं इसमें भारत और चीन के अंदर जो विवाद है उसको सुलझा सकता हूं, उसके बीच में क्या है कि ट्रंप ये चाहता है कि मैं जो पूरी दुनिया का दादा था, सरपंच था, एक पंच था, एक मेरी रेपुटेशन थी, वो बनी रहे और मैं दोनों का झगड़ा सुलझाऊं। और झगड़ा सुलझाना नहीं चाहता अमेरिका। देखिए अमेरिका और चीन के बीच में भिड़ंत होने वाली है। अमेरिका और चीन के बीच में जो भिड़ंत होने वाली है उसमें अमेरिका चाहता है कि चीन और अमेरिका ना टकराएं, इसकी बजाय यदि भारत और चाइना टकरा जाते हैं तो ज्यादा अच्छा है। पहले ट्रंप ने विरोध किया, ट्रंप के साथ यूके आया, यूनाइटेड किंगडम आया, इंग्लैंड आया, इंग्लैंड के साथ साथ फिर ऑस्ट्रेलिया उसके अंदर आ गया, जापान आ गया, न्यूजीलैंड आ गया। इन सारे लोगों ने, इन सारे देशों ने, लगभग 62 देशों ने कोरोना के इस मामले पर चाइना का विरोध किया, जांच की मांग की। सीनेट में बिल पास किए गए, चाइनीज कंपनियों को डीलिस्टेड किया गया न्यूयॉर्क के स्टॉक एक्सचेंज में। इसके अलावा अमेरिका के अंदर, अमेरिका की कोर्ट के अंदर कंपनियों ने चाइना के ऊपर मामले दर्ज किए। हुआवे नाम की एक चाइनीज कंपनी के ऊपर बैन लगाया गया। और अभी तो ट्रंप ने यह बैन लगा दिया कि किसी भी चाइनीज व्यक्ति को मैं पासपोर्ट देने वाला नहीं हूं, मैं अमेरिका के अंदर एंट्री देने वाला नहीं हूं। तो ये देखेंगे तो स्टेप बाय स्टेप एक तरीके से ये वर्ल्ड लीडर की, वर्ल्ड पावर की एक लड़ाई होने वाली है। लड़ाई चाइना और अमेरिका के बीच में होने वाली है। तो अमेरिका ये चाहता है कि भारत या तो अमेरिका का साथ दे, और ये लड़ाई यदि अमेरिका की जगह, अमेरिका और चीन की जगह चीन और भारत के बीच में होती है तो दोनों की लड़ाई में कोई भी जीते, किसी का भी ज्यादा नुकसान हो, किसी का भी कम नुकसान हो, ट्रंप का यह है कि अमेरिका उससे दूर हो, अमेरिका दूर बैठकर तमाशा देखे,
लड़ाई भारत के साथ होगी तो भारत जीते या चाइना जीते या दोनों में से किसका ज्यादा नुकसान हो, लेकिन दोनों का नुकसान होगा तो चाइना का भी नुकसान होगा, और चाइना का नुकसान होगा तो अमेरिका मजबूत बना रहेगा, अमेरिका की वर्ल्ड पावर का स्टेटस बना रहेगा। इसलिए अमेरिका जितने भी पक्ष में बयान दे, जितना कुछ भी बोले, हमें उसको ये नहीं मानना चाहिए कि अमेरिका भारत का भला चाहता है। देखिए, कोई भी देश, किसी भी देश का ना तो दुश्मन होता है ना दोस्त होता है। दोस्ती और दुश्मनी मतलब के आधार पर, मौके के आधार पर, आवश्यकताओं के आधार पर, तात्कालीन जरूरतों के आधार पर बदलती रहती है। कोई भी देश, किसी का ऐसा सगा नहीं हुआ कि ये तो 1000, 1500, 5000 सालों से कसम खाई हुई है कि ये देश इस देश के साथ ही चलेगा। देश अपनी जरूरतों के हिसाब से, विचारधारा के हिसाब से, नेतृत्व के हिसाब से, पार्टी के हिसाब से अपनी प्रेफरेंसेस बदलते रहते हैं, अपनी वरीयता बदलते रहते हैं, और उसके आधार पर अपनी रणनीति, अपनी कूटनीति, अपनी विदेश नीति तय करते हैं। तो भारत और अमेरिका के बीच में भी देखा जाए तो कोई अमेरिका का कोई ऐसा प्यार नहीं है कि वो भारत को कोई डेवलप करना चाहता है, उसका अपना स्वार्थ है। देखिए, अमेरिका ने कभी भी भारत का कोई खुलकर साथ नहीं दिया। पाकिस्तान का मामला है तो पाकिस्तान की आईएसआई को, तालिबान को खत्म करने के चक्कर में जब अमेरिका अफगानिस्तान में आया तो पाकिस्तान के आईएसआई को उसने खूब अपलिफ्ट किया। पाकिस्तान ने परमाणु बम बनाया, चाइना ने उसको दिया। नीदरलैंड से वहां के जो चाइना के, पाकिस्तान के वैज्ञानिक का वो चोरी करके लेके आए, लेकिन अमेरिका आंखें मूंदे रहा। क्यों? क्योंकि अमेरिका को उस समय स्वार्थ लगता था कि भारत रूस की साइड है, हम चाइना को, पाकिस्तान को अपलिफ्ट करेंगे तो भारत डिस्टर्ब रहेगा। तो ये सारी चीजें, समीकरण बदलते रहते हैं। हमें ये समझने की आवश्यकता है कि हमारा दुश्मन चाइना है, था, चाइना है, चाइना रहेगा, लेकिन हमें युद्ध से बचना है। युद्ध होगा तो उसमें किसी का लाभ नहीं होने वाला। चाइना के साथ हमें जो युद्ध करना है वो दूसरा युद्ध करना है, उसमें हमें बुलेट का प्रयोग नहीं करना, हमें अपने बैलेट का प्रयोग करना है। बैलेट के प्रयोग से मतलब क्या है? ऐसी सरकार जो चाइना को टक्कर देने के लिए स्वदेशी की नीतियों पर चले, जो लोकल के लिए वोकल बने, जो देश को स्वावलंबी बनाए, जो देश के अंदर हम जो आज 5 लाख करोड़ रुपए की खरीद चाइना से करते हैं और 1 लाख करोड़ का सामान चाइना को बेचते हैं, तो 4 लाख करोड़ रुपए का हर साल व्यापारिक घाटा चाइना के साथ होता है। चाइना भारत से 4 लाख करोड़ रुपए कमाता है। उन 4 लाख करोड़ रुपए में चाइना अपनी मिलिट्री को इसी में, दौलत बेग ओल्डी में, गैलावन रिवर में, डोकलाम में, नाथुला में, त्वांग में, यहाँ पर डिप्लॉय करता है, हथियार खरीदता है, पाकिस्तान को परमाणु बम देता है, मिसाइल देता है, पाकिस्तान की मिलिट्री को ऐड देता है, पीओके के अंदर से रोड बनाता है। ये सारे कार्यक्रम चाइना तभी कर पा रहा है। ग्लोबल टाइम्स अभी लिखता है भारत को डराने के लिए कि भारत को तो हमने 1962 में बुरी तरह से हराया था, और भारत के लोग अभी भी साइकोलॉजिकल चाइना से डरे हुए हैं। वो ग्लोबल टाइम कोई अखबार नहीं है, ये चाइना का एक तरीके से ऑफिशियल एक न्यूज़पेपर है, जो ऑफिशियल चाइना गवर्नमेंट क्या सोचती है वो उसको बताता है, उसके बारे में जानकारी देता है। तो वो सीधे सीधे ये कहता है, ग्लोबल टाइम्स लिखता है कि भारत के मीडिया को, भारत के बुद्धिजीवियों को, भारत की जनता को, भारत के लोगों को यह समझ लेना चाहिए कि चाइना आज 1962 के चाइना से, वो कहता है कि 1962 में भी हमने हराया था, लेकिन आज का चाइना तो 1962 से भी और ज्यादा मजबूत है। 5 गुना ज्यादा हमारी जीडीपी बढ़ चुकी है, भारत की जीडीपी से 5 गुना ज्यादा है हमारी सेना, हमारी टेक्नोलॉजी ज्यादा है, और भारत दवा खरीदने से लेकर पिचकारी खरीदने से लेकर सारी चीजों को खरीदने में चाइना के ऊपर निर्भर है। वो ग्लोबल टाइम्स ही लिखता है कि भारत के युवा चाइनीज ऐप के अंदर उलझे रहते हैं, टिकटॉक चलाते रहते हैं, लाइकी चलाते रहते हैं, यू वीडियो चलाते रहते हैं, पोर्नोग्राफी देखते रहते हैं। तो वो ये लिखता है कि भारत की हिम्मत नहीं है कि हमसे टकरा सकें। और इस ग्लोबल टाइम्स ने 2 साल पहले, 3 साल पहले जब स्वदेशी की मूवमेंट चली थी, दीपावली के आसपास जब चाइना के बहिष्कार की बात चली थी, तो बहुत शर्मनाक बयान दिया था। क्या कहा था कि भारत के लोग चाहे जितना मर्जी स्वदेशी की बात करें, चाइना के बायकाट की बात करें, चाइना के विरोध की बात करें, उनकी बातें केवल खोखली बातें हैं, वो ये कर नहीं सकते, उनको खरीदना तो हमसे ही पड़ेगा, उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि दूसरे शब्दों में उसके भाव हम ग्लोबल टाइम्स के समझें तो ये थे कि हमने एक तरीके से सामान के रास्ते, एक्सपोर्ट के रास्ते भारत को अपना गुलाम बनाया हुआ है, भारत को टेक्नोलॉजी के रास्ते अपना गुलाम बनाया हुआ है, भारत हमसे आज़ाद नहीं हो सकता। ये ग्लोबल टाइम्स लिखता है। दूसरे शब्दों में कहें तो चाइना की सरकार कहती है। तो ट्रंप
कि इस निर्णय को दोनों ने नकार दिया है। और अभी जब भारत की सरकार अड़ी तो भारत की सरकार के अड़ने के बाद आपने देखा होगा एक और बड़ा काम हुआ। वो बड़ा काम क्या हुआ? भारत की सरकार के अड़ने के बाद बड़ा काम ये हुआ कि अब चाइना की सरकार और चाइना के राजदूत की ओर से ये आया है। चाइना के राजदूत ने अब कहा है, चाइना को देखिए ड्रैगन कहा जाता है, भारत को हाथी कहा जाता है। अब चाइना के राजदूत जो पहले दादागिरी दिखा रहे थे, अब वो थोड़े से सॉफ्ट हुए हैं। सॉफ्ट क्यों हुए हैं? उनको भी समझ आ रहा है कि अमेरिका भारत और चीन को लड़वाना चाहता है। तो वो कहते हैं कि भारत और चीन, ड्रैगन और हाथी, दोनों एशिया की एक बड़ी शक्ति है और दोनों को लड़ना नहीं चाहिए, दोनों को समझ से काम लेना चाहिए और हाथी और ड्रैगन को एक साथ डांस करना चाहिए, मतलब मिलजुल कर संबंध आगे बढ़ाते हुए चलना चाहिए। अब देखिए, चाइना एक नंबर का लुच्चा लफंगा देश है। 1962 में भी उसने हिंद चीनी भाई भाई का नाम, भरोसा चाइना के ऊपर बिल्कुल। और चाइना देखिए भारत के ऊपर का डीएनए, पाकिस्तान का डीएनए भारत के साथ युद्ध वाला है। चाइना यदि भारत के नहीं करेगा तो वो युद्ध नहीं करने में केवल एक नुकसान का भय हो, उसका नुकसान, उसका व्यापार का नुकसान होगा। भारत एक भारत भी बदल चुका है। चाइना को यह पता है कि आज यदि भारत के साथ संघर्ष किया, भारत के साथ यदि पंगा लिया, तो भारत चाहे खुद ज्यादा नुकसान हो लेकिन चाइना को भी बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। तो चाइना भी नहीं चाहता कि सीधे सीधे उलझे, लेकिन इस सीधे सीधे ना उलझने में जो कारण है वो दया का कारण नहीं है, वो प्रेम का कारण नहीं है, वो अहिंसा का कारण नहीं है। वो बड़ा कारण यही है कि हम चाइना को नुकसान कितना पहुंचा सकते हैं। हमारे हथियार मजबूत होंगे, हमारे युवा मजबूत होंगे, हमारा देश मजबूत होगा, हमारी इकोनॉमी मजबूत होगी, हमारी जीडीपी मजबूत होगी। हम चाइना से इंपोर्ट कम से कम करेंगे। चाइना के टिकटॉक को अभी जो मजा चखाया ना, अभी हमारे देश के युवाओं के बीच में संघर्ष हुआ, यूट्यूब और टिकटॉक के बीच में संघर्ष हुआ। कैरी मिनाटी नाम का एक, मनीष नाम का एक युवा है फरीदाबाद का, उस एक युवा का प्रभाव कितना है आप देख लीजिए। टिकटॉक के ऊपर, टिकटॉक के वीडियो बनाने वाले जो टिकटॉक के छिछोरे व्यक्ति हैं, मैं तो उनको स्टार नहीं कहूंगा, उन्होंने कुछ वीडियो बनाए यूट्यूब के ऊपर, उसको टारगेट किया गया कैरी मिनाटी को। कैरी मिनाटी ने टिकटॉक को टारगेट किया, एक अपील की, और एक अपील के ऊपर टिकटॉक के रिव्यू, टिकटॉक के वीडियोज के ऊपर, गूगल प्ले स्टोर के ऊपर उसके रिव्यूज, जो उसकी रिव्यूज में उसकी जो रेटिंग जो 4.4 थी, उस 4.4 से 1.8 आ गई, और हार कर गूगल को लगभग 80 लाख रिव्यूज डिलीट करने पड़े। जो रेटिंग कम थी वो डिलीट करनी पड़ी। तो टिकटॉक को उत्तर यदि भारत का एक कैरी मिनाटी नाम का, एक फरीदाबाद में जिसका जन्म हुआ, जिसने 12वीं पास नहीं की, वो युवा यदि उत्तर दे सकता है, तो टिकटॉक जैसी लाखों एप्लीकेशन भारत के युवा बना सकते हैं। भारत के अंदर वो ताकत है। भारत यदि खड़ा हो जाए, भारत यदि जाग जाए, तो बहुत बड़ा काम कर सकता है। तो चाइना को उत्तर एक ही चीज में से हम दे सकते हैं कि चाइना के अंदर डिपेंडेंसी ना हो, भारत के अंदर राष्ट्रवाद की आग इतनी ज्वलंत हो, इतनी प्रबल हो, भारत के अंदर भारत के लोगों को भारतीयता से इतना अधिक प्रेम हो कि हम चाइना को उत्तर दे सकें। तो चाइना के साथ युद्ध नहीं होने का कारण केवल एक ही है, भारत की मजबूत स्थिति। भारत के अंदर एपीजे अब्दुल कलाम हुए हैं, जिन्होंने ब्रह्मोस जैसी, अग्नि जैसी, पृथ्वी जैसी मिसाइलें दी हैं। भारत की आज स्थिति मजबूत है। भारत खंड खंड नहीं है, भारत टुकड़े टुकड़े नहीं है। भारत के अंदर ऐसा शासन है जो भ्रष्टाचार नहीं करता। तो एक बड़ा कारण है कि आज चाइना और भारत की सैनिक आमने सामने खड़े हैं, लेकिन दोनों के बीच में गोली नहीं चल रही। क्यों नहीं चल रही? क्योंकि चाइना को भी पता है कि गोली चली तो सुरक्षित मैं भी नहीं रहूंगा। तो अमेरिका को नकारा है। चाइना के सुर अभी थोड़े से ठीक हुए हैं। इन सुरों के बीच में से ऐसी ताल निकली है कि ड्रैगन और हाथी को एक साथ डांस करना चाहिए। और यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में यूके ने, यूएसए ने हांगकांग का मुद्दा उठाया है। हांगकांग के ऊपर कब्जा करने के लिए कोरोना के इस समय चाइना ने हांगकांग के ऊपर एक बिल पास किया, जिसकी मैंने 3-4 दिन पहले बात की थी। तो उस मुद्दे को यूके और यूएसए यूएन में लेकर आए हैं, यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में उसका मुद्दा बनाया है। रूस और चाइना एक साइड हुए हैं, उन्होंने उसका विरोध किया है। ये सारे कार्यक्रम हुए, और चाइना इस बात से भी तिल मिलाया हुआ है कि अभी ताइवान की राष्ट्रपति साई इन वेंग वो दोबारा चुनी गई है। वो कहती है कि मैं चाइना को नहीं मानती, चाइना की दादागिरी को नहीं मानती। इन सारी चीजों में
अगर हम देखते हैं तो इन सारी चीज़ों के बीच में ताइवान की उस राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में भी भारत ने अपने 2 सांसदों को भेजा, उससे भी चाइना तिलमिलाया हुआ है। 2 सांसदों को भेजने का मतलब यह है कि ताइवान की आज़ादी का समर्थन भारत कर रहा है। हांगकांग वाले मुद्दे के ऊपर भी चाइना घिरा हुआ है, तो इन सारी चीज़ों से भी चाइना तिलमिलाया हुआ है। ये सारी चीज़ें चली हुई है। तिब्बत की जो अभी निर्वासित सरकार जो मैक्लोडगंज में हिमाचल में चलती है, उसके प्रधानमंत्री हैं लोबसंग सांगे। वो लोबसंग सांगे 2017 में जब डोकलाम का संकट चल रहा था तो उन्होंने एक बयान दिया था। वो बयान लोग भूले हुए हैं, मैं उसको याद दिलाना चाहता हूं। वो कहते हैं कि चीन एक साम्राज्यवादी देश है और चीन कब्जा करना चाहता है चारों ओर से। देखिए चीन की बाउंड्रीज के ऊपर आप देखेंगे तो 14 देशों के साथ उसकी लैंड की बाउंड्रीज बॉर्डर मिलते हैं और 6 देश ऐसे हैं जिनके साथ उसकी समुद्र की सीमाएं मिलते हैं। वियतनाम है, साउथ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया है, फिलीपींस है। ये देश हैं जिनके साथ समुद्र की बाउंड्री मिलती है। इन 20 के 20 देशों के साथ चाइना का झगड़ा है। कोई एक देश ऐसा नहीं है जिसके साथ चाइना का झगड़ा नहीं। अभी थोड़े दिन पहले चाइना ने अपने पड़ोसी देशों में, मैं माउंट एवरेस्ट की बात करूं तो माउंट एवरेस्ट के ऊपर कब्जा जमा दिया। उसने कहा कि माउंट एवरेस्ट तो हमारा है, जबकि माउंट एवरेस्ट सदियों से नेपाल राष्ट्र का रहा है, नेपाल का वो अभिन्न अंग रहा है। तो वो तिब्बत के सरकार के प्रधानमंत्री लोबसंग सांगे क्या कहते हैं कि ये जो चाइना की एक पॉलिसी है जिसको 5 फिंगर पॉलिसी वो कहता है, उस 5 फिंगर पॉलिसी में क्या कहता है, वो कहता है ये जो तिब्बत है ना, ये तो उसकी हथेली है। और इसके साथ साथ अरुणाचल प्रदेश एक उसकी फिंगर है, भूटान दूसरी फिंगर है, सिक्किम तीसरी फिंगर है, नेपाल चौथी फिंगर है और लद्दाख 5वीं फिंगर है। इस चाइना का उद्देश्य है कि वो तिब्बत, अरुणाचल प्रदेश, भूटान, सिक्किम, नेपाल, लद्दाख उसको अपना हिस्सा मानता है, उसको अपना तिब्बत का चाइना का हिस्सा मानता है। और उसकी लेटर ऑन पॉलिसी यही है कि ये सारा हिस्सा वो चाइना के अंदर मिला ले। पिछले 70 सालों में उसने तिब्बत को मिला लिया, पिछले 70 सालों में उसने भारत के लद्दाख का एक हिस्सा अक्साई चीन मिला लिया, डोकलाम के ऊपर, नाथुला के ऊपर, त्वांग के ऊपर, इधर दौलत बेग ओल्डी के ऊपर, पेनोंग लेक के ऊपर, चुशुल के ऊपर, इस अगर हम बात करें तो गलवान घाटी के ऊपर, रिवर के ऊपर, इसके ऊपर कब्जा दिखा रहा है। तो चाइना की नीति स्पष्ट है कि यदि हम डिफेंसिव रहे, यदि हम कमजोर रहे तो वो पूरे तिब्बत के ऊपर, अरुणाचल, भूटान, सिक्किम, नेपाल, लद्दाख इसके ऊपर कब्जा जमाने वाला है। देखिए भारत शांति प्रिय देश है। भारत अपने पड़ोसी देश में, श्रीलंका की बात हो, बर्मा की बात हो, भूटान की बात हो, बांग्लादेश की बात हो, नेपाल की बात हो, तिब्बत की बात हो, अफगानिस्तान की बात हो, अपने सारे पड़ोसियों के साथ बहुत प्यार के संबंध रखता है। उसकी कोई नीति नहीं है कि हम किसी भी प्रकार से साम्राज्यवाद करें, किसी भी दूसरे देश को छोटा समझे, दूसरे देश के ऊपर कब्जा जमाएं, दूसरे देश की बाउंड्रीज को कैप्चर करें। चाइना की नीति क्या रही है? चाइना की नीति यही रही है, पहले तिब्बत के ऊपर कैप्चर कर लिया, अक्साई चीन के ऊपर कैप्चर कर लिया, अरुणाचल प्रदेश के ऊपर कब्जा जमाता है, वहां के पासपोर्ट को नत्थी करता है। उधर आप देखेंगे तो हांगकांग के साथ झगड़ा है, मकाऊ के साथ झगड़ा है, ताइवान के साथ झगड़ा है, साउथ कोरिया के साथ झगड़ा है, जापान के साथ झगड़ा है, फिलीपींस के साथ झगड़ा है, थाईलैंड, कंबोडिया के साथ भी झगड़ा है। और ऊपर आप आ जाएं तो ऊपर जितने भी देश, मंगोलिया से लेकर जो दूसरे देशों की सीमाएं लगते हैं, उनके साथ भी उसका लगातार झगड़ा है। क्यों? क्योंकि उसकी भूख है, उसकी भूख शांत होती नहीं है। एक तरीके से जैसा गुंडा होता है ना, मवाली होता है, कि उसको उतना भोजन नहीं चाहिए, उसको उतना अन्न नहीं चाहिए जितना उसकी जरूरत है। उसको ये चाहिए कि जितना दुनिया में है वो सब मेरे पास होना चाहिए। अभी चाइना के अंदर इंटरनल हालात क्या हैं? इंटरनल हालात की हम बात करें तो चाइना के अंदर अभी आप देखिए कि चाइना के अंदर कोरोना फैला हुआ है, तो शी जिनपिंग का विरोध हुआ। शी जिनपिंग ने 2 साल पहले एक कानून पास किया। उस कानून में शी जिनपिंग ने क्या कहा कि मैं आजीवन चाइना का राष्ट्रपति रह सकता हूं। अब से पहले कानून क्या था? चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और चीन का संविधान ये कहता था कि कोई भी व्यक्ति कम से अधिक 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। शी जिनपिंग एक बार पहले राष्ट्रपति बन चुके, सेकंड टर्म उनकी चल रही है और सेकंड टर्म में उन्होंने कानून के अंदर संशोधन कर दिया कि मैं जब तक चाहूं तब तक चाइना का राष्ट्रपति रह सकता हूं। तो शी जिनपिंग का चीन के अंदर विरोध हो रहा है। चीन के अंदर एक लॉबी है जो खुलकर विरोध तो नहीं कर पा रही, लेकिन अंदर अंदर विरोध कर रही है, अंदर अंदर गुस्सा उबल रहा है। चीन के अंदर कोई फ्री मीडिया नहीं है, चीन के अंदर कोई जुडिशरी का सिस्टम नहीं है, चीन के अंदर कोई ह्यूमन राइट नहीं है, चीन के अंदर कोई विपक्षी पार्टी नहीं है, चीन के अंदर कोई किसी को विरोध करने का अधिकार नहीं है। तो ये सारा चल रहा है। इसके साथ साथ शी जिनपिंग ने जैसे अभी पिछले दिनों कहा कि आर्मी तैयार हो, तो भारत के साथ झगड़ा क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि शी जिनपिंग अपने चाइना के अंदर के मुद्दों से ध्यान हटाना चाहता है।
इंडिया के बॉर्डर के ऊपर जो इंडिया ने पुल बनाई है उससे उसको पेट में दर्द हो रहा है। दौलत बेग ओल्डी की सड़क बनाई है उससे उसको पेट में दर्द है। उसने जब देखा कि भारत ने तो लेह लद्दाख को सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव जोन में शामिल कर लिया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है, तो उसको पेट में दर्द हुआ कि अब हम अपनी दादागिरी करके पूरे तिब्बत, पूरे लेह लद्दाख को के ऊपर कब्जा नहीं कर सकते। भारत ने हांगकांग के मुद्दे पर समर्थन किया है। भारत क्वाड कंट्री के अंदर यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया का मिलकर एक क्वाड कंट्री का ग्रुप बना है और ये मालाबार के अंदर, हिंद महासागर के अंदर नेवी की, मिलिट्री की एक्सरसाइज करते हैं। तो ये जो चारों देशों का जो ग्रुप बना है इसने अलग से सैन्य समझौते किए हैं। मतलब ऑस्ट्रेलिया, जापान हमारे अंडमान निकोबार के बेस का प्रयोग कर सकता है। भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ, जापान के साथ सारी सूचनाएं साझा करेगा। जहां जहां फ्रांस के एयर बेस है, नेवी के बेस है, मिलिट्री बेस है, जहां जहां यूएस के बेस है, जहां जहां यूके के बेस हैं, जहां जहां जापान के बेस हैं, जहां जहां ऑस्ट्रेलिया के बेस हैं, तो इन सब के साथ एक क्वाड कंट्री का ग्रुप बना है। और ये क्वाड कंट्री का ग्रुप केवल चाइना को उत्तर देने के लिए बनाया गया है। तो इसके अंदर भारत का एक एक्टिव रोल है। तो चाइना इससे भी तिल मिलाया हुआ है। इसके साथ साथ अब चाइना की हम बात करें तो चाइना इस बात से भी तिल मिलाया हुआ है कि जो दौलत बेग एलडी से लेकर दूसरी चीजों में भारत ने जो बढ़त की है, और अभी अमेरिका ने जो चाइना के ऊपर जो इकोनॉमिकल बैरियर्स लगाए हैं, जो बैन लगाए हैं, अमेरिका ने कानून पास किया है कि अमेरिका की एप्पल, गूगल जैसी कंपनियां जो चाइना में मैन्युफैक्चरिंग करवाती हैं वो चाइना में मैन्युफैक्चरिंग नहीं करवाएंगी, उनको चाइना छोड़ना पड़ेगा। 1000 से अधिक कंपनियां चाइना को छोड़कर बाहर निकलना चाहती है। तो चाइना चाहता है कि भारत के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट रहे, भारत को अशांत रखा जाए, भारत की फैक्ट्री के अंदर कुछ ना कुछ विस्फोट होता रहे, भारत अंदर से अनस्टेबल रहे, भारत के अंदर कोई स्टेबल गवर्नमेंट ना हो, भारत की स्टेट के अंदर अलग अलग स्टेबिलिटी वाली गवर्नमेंट ना हो, अलग अलग विजन वाली गवर्नमेंट ना हो। क्यों? क्योंकि विजन वाली, स्टेबिलिटी वाली गवर्नमेंट रहेगी तो वो 1000 कंपनी जो चाइना से बाहर निकलना चाहती है उनके लिए सबसे अच्छा डेस्टिनेशन कौन सा है? वियतनाम भी जा रही हैं, थाईलैंड भी जा रही हैं, साउथ कोरिया भी जा रही हैं। लेकिन अच्छे डेस्टिनेशन की बात करें जहां पर मैन पावर भी है, जहां पर लेबर भी है, जहां पर बड़ा बाजार भी है, तो भारत की पोजीशन मजबूत है। तो चाइना चाहता है कि भारत के अंदर दूसरी कंपनियां आएंगी तो भारत इकोनॉमिकल पावर बन जाएगा। तो चाइना डिस्प्यूट इसलिए भी करना चाहता है ताकि भारत को इकोनॉमिकल पावर ना बनने दे। तो इन सारे षड्यंत्रों को चाइना कर रहा है। चाइना का ग्लोबल टाइम्स बार बार 1962 को याद दिलाता है कि देखो हमने भारत को हराया था। भारत के लोग साइकोलॉजिकल अभी भी डरे हुए हैं। वो बार बार कहता है कि देखो 1962 से तो हम 5 गुना ज्यादा, हमारी जीडीपी ज्यादा है। उस समय तो भारत और पाकिस्तान, चाइना की जीडीपी एक जैसी थी, बल्कि भारत के प्रति व्यक्ति आय, भारत की 1978 तक चाइना के प्रति व्यक्ति, चाइना का एक व्यक्ति यदि 100 रुपये कमाता था तो भारत का व्यक्ति 1962 में भी 130 रुपये कमाता था। इतनी पोजीशन मजबूत थी। हमारे देश के अंदर कैसी सरकारें रही हैं, कैसा नेतृत्व रहा है, मुझे बहुत दुख होता है कि उसने, आज चाइना 5 गुना ज्यादा बड़ा हो चुका है लेकिन भारत अभी $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, 2-2.5 ट्रिलियन डॉलर की। चाइना कितने की है? 12 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। तो चाइनीज सैनिक दुस्साहस करते रहते हैं, ये सारा कार्यक्रम करते रहते हैं। तो इनका उत्तर देने का एक ही तरीका है, कि हम उत्तर देते हुए सबसे पहले तो चाइना का बहिष्कार करें, दूसरा हम देश के बारे में जाने, देश के मुद्दों के बारे में जाने, देश की सीमाओं के बारे में जाने। नाथुला डोकलाम हम सुन तो लेते हैं, जो न्यूज सुनते हैं। अपने देश के अंदर देखिए एक ऐसा बड़ा वर्ग युवाओं का, युवतियों का ऐसा है जिनको आप देश का प्रधानमंत्री पूछें तो प्रधानमंत्री का नाम नहीं बता सकते। जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनको छोड़ दीजिए। आप कनॉट प्लेस के अंदर किसी भी एक खंबे के पास खड़े हो जाइए कनॉट प्लेस में आप, और जो लोग आए ना, गिनती से आप 100 युवाओं से पूछ लीजिए जिनकी आयु 16 से 30 वर्ष की हो, जिनके कंधों के ऊपर देश का भार हो। आप 100 लोगों का सर्वे कर लीजिए। आप में से कोई दिल्ली का भाई यदि सुन रहा हो तो ऑनलाइन कैमरे और माइक को पकड़कर, सिंपल कैमरा 4000 रुपए वाला आप मोबाइल ले लीजिए, और कोई भी 100-200 रुपए का उसके साथ माइक आता, वो माइक ले लीजिए और पकड़कर जो आए उनसे 5 सवाल आप बना लीजिए। भारत को आज़ादी कब मिली? 4 स्वतंत्र, कोई 5 शहीदों के नाम पूछ लीजिए उनसे भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति का नाम पूछ लीजिए। उनसे पूछ लीजिए कि पीओके, अक्साई चीन, गिलगित बाल्टिस्तान, डोकलाम, नाथुला, दौलत बेग ओल्डी क्या है, यहाँ पर विवाद क्या है। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 100 में से आपको 80 युवा ऐसे मिल जाएंगे, 70 युवा ऐसे मिल जाएंगे जो कहेंगे कि हमें क्या पता, हमें क्या मतलब, हमें क्या लेना देना।
जो अपने आप को कूल डूड समझते हैं, जो अपने आप को केवल फैशन में कि बाल कैसे हों, ब्राउन कैसे करें, ग्रीन कैसे करें, आप युवतियों को देखेंगे तो चुन्नी कैसे गायब करें, हम कैसे अपने बालों को स्ट्रेट करके, कैसे मेकअप करके, कैसे सुबह सुबह उठकर लिपस्टिक लगा कर निकले, कैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाएं, कैसे किस प्रकार से टिकटॉक के ऊपर हम केवल इंटरटेनमेंट करें, तो ऐसे युवाओं की संख्या बढ़ रही है। तो सबसे पहली जो आवश्यकता है, अपने देश में युवाओं को भगत सिंह बनाने की आवश्यकता है। चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, भगवती चरण वोरा, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, वीर सावरकर, लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, लाला हरदयाल, श्यामजी कृष्ण वर्मा, ये बनाने की आवश्यकता है। वीर बंदा बैरागी, वीर शिवाजी, गुरु नानक देव, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, ये इतिहास पढ़ाने की और इतिहास बताने की बात है। एक युवती जो कनॉट प्लेस में घूमती है, जिसको केवल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड दिखाई देते हैं, उसको ये बताने की आवश्यकता है कि अपने देश में कोई हाडा रानी हुई है। जब उसके पति को उससे मोह ममता हो गई तो उसने अपना सिर काटकर थाली में सजाकर पति के पास भिजवा दिया कि अब युद्ध लड़ो तो युद्ध या तो जीतने के लिए लड़ो या मरने के लिए लड़ो, क्योंकि मैंने अपना सिर भिजवा दिया जिस सिर से तुम्हें प्यार था, जिस शरीर से तुम्हें प्यार था। तो हाडा रानी का एग्जाम्पल पढ़ाने की, बताने की आवश्यकता है। तो वो नहीं बताया जा रहा, वो नहीं पढ़ाया जा रहा, तो हमें जागरूकता करने की आवश्यकता है। उसके लिए आप और हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए आप और हम ये कर सकते हैं कि उस जन जागरूकता के लिए, उस जागरूकता के अभियान के लिए आप अधिक से अधिक लोगों को राष्ट्रवादी के मुद्दे, राष्ट्रवाद की चीज़ों के लिए आप उनको जागरूक करें, उनको बताएं, उनको कहें। तो इसके लिए आप अधिक से अधिक, जैसे कल मैंने वांगचुंग का वीडियो शेयर किया था, अब वो वीडियो आप देखेंगे तो दूसरे लोग भी देख लेंगे। तो ये बताने की आवश्यकता है, ये करने की आवश्यकता है। तो ये हम चीन की जो बार्गेनिंग पॉलिटिक्स है, जो प्रेशर टैक्टिक्स है, चाइना ये चाहता है कि भारत को दबाव बनाकर भारत को इस कोरोना के मुद्दे पर अलग रखा जा सके, तो ये हमें करना है। जय हिंद, वंदे मातरम। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। शेयर इसलिए कर दीजिए कि ताकि लोगों को पता लगे, लोग जागरूक बने और देश के युवाओं को हम जगा सकें।